नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नामदेव जी के क्लास में। दोस्तों, हमने हिंदी की पिछली वीडियो में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर, और आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे घोष या कंपन के आधार पर। तो शुरू करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, हिंदी में स्वरों और व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण हुआ है, वैसे ही व्यंजनों को भी वर्गीकृत किया गया है घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अघोष, दूसरा सघोष। अघोष ए और घोष के योग से बना है अघोष। स और घोष के योग से बना है सघोष। ए का अर्थ होता है नहीं, स का अर्थ होता है सहित या साथ में। सघोष का स घोष, घोष के साथ है जो, या घोष सहित। अघोष में देखिए अघोष, घोष नहीं है या घोष रहित। तो अघोष किसे कहते हैं? जब बोलते समय कंपन नहीं होता। जिन व्यंजनों को बोलते समय कंपन नहीं होता वे अघोष कहलाते हैं। और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग दोस्तों, जो हमने स्पर्श व्यंजन किए थे, जिनमें हमने 5 वर्ग पढ़े थे, कै से मैं तक, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। यहाँ उन वर्गों की बात हो रही है, उनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। साथ में श, स। तो कुल कितने हुए? 13। प्रत्येक वर्ग का पहला तो 5 वर्ण हो गए, फिर दूसरा तो 5 और हो गए, तो 5 और 5 10, साथ में श, स और स, तो कुल 13 अघोष वर्ण हुए। अब सघोष देखिए। सघोष, घोष सहित। जब बोलते समय कंपन होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है या कंपन होता है, वे सघोष कहलाते हैं। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, है। य, र, ल, व, है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और साथ में है। तो कुल कितने हुए? 20। प्रत्येक वर्ग का तीसरा 5 वर्ण हुए, प्रत्येक वर्ग का चौथा 5 और हो गए, और प्रत्येक वर्ग का 5वां, तो कुल 15 वर्ण। साथ में अंतस्थ व्यंजन तो 19 और साथ में है, तो टोटल हुए 20। तो सघोष वर्ण कितने हुए? 20 और अघोष 13। दोस्तों, जो घोष रहित होते हैं वे अघोष कहलाते हैं, जो घोष सहित होते हैं वे वर्ण सघोष कहलाते हैं। जैसे हम उच्चारण करके देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे कै, जब हम कै को बोलते हैं तो कंपन नहीं होता। यहाँ तीसरा देखिए, तीसरा ग, जब हम ग बोलते हैं तो कंपन होता है। आगे देखिए, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। दोस्तों, जैसे देखने से ही पता चलता है, अल्प का अर्थ थोड़ा, कम या कुछ। महा का अर्थ बड़ा, ज्यादा। तो देखिए, अल्पप्राण किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले। जैसे इसका अर्थ पता चल रहा है, अल्प कम या थोड़ा। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले वे अल्पप्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से कम वायु निकलती है, वे वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। दोस्तों, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे हम कै वर्ग का पहला देखते हैं, क। हम जब कै को बोलते हैं तो हमारे मुख से कम वायु निकलती है, और जब हम ख बोलते हैं, ख,
तो हमारे मुख से वायु अधिक निकलती है, तो इस प्रकार ये अल्प प्राण कहलाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जब कम वायु निकले तो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण देखिए, महाप्राण, महा बड़ा या ज्यादा। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले। जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और साथ में श, स, है, श, स, है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे हम क वर्ग का दूसरा वर्ण देखते हैं ख। जब हम ख को बोलते हैं तो हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है और अगर हम क बोलते हैं तो हमारे मुख से कम वायु निकलती है, इसलिए क अल्प प्राण में आएगा और ख महाप्राण में आएगा। दोस्तों, हम अक्सर अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे देखकर या सुनकर आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। दोस्तों, ऐसे अल्प, ऐसे अघोष, ऐसे अल्प, ऐसे अघोष। जब हम अल्प प्राण यहां लिखेंगे तो सीधी बात है कि महाप्राण यहां लिखेंगे, अघोष यहां लिखेंगे तो सघोष यहां लिखेंगे। दोस्तों, अगर हमने ये दो चीजें सही लिख ली तो कभी भी हमारी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष में गलती नहीं होगी। ऐसे अल्प, ऐसे अघोष। दोस्तों, एक बार अघोष देखिए। अघोष में कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और सघोष में जब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण इसमें आया तो सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और साथ में है। अघोष में हम जब यहाँ अघोष लिखेंगे, ऐसे अल्प प्राण, ऐसे अघोष, तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और साथ में श, स और यहाँ पहला दूसरा आया तो सामने तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाएगा और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है। अब अल्प प्राण देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ में य, र, ल, व। अब महाप्राण देखिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और साथ में श, स, है। दोस्तों, हम वर्ग तो याद कर लेते हैं लेकिन अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां से आप सीधे सीधे देख सकते हैं। जैसे यहां अंतस्थ व्यंजन आए य, र, ल, व, इसको हम सीधा यहां से यहां फिट कर देते हैं य, र, ल, व और ये यहां आ जाएंगे य, र, ल, व। अब ये उष्म व्यंजन देखिए श, स, ये यहां से यहां आ जाएंगे, लेकिन हमें है का ध्यान रखना पड़ेगा। है यहां सीधा महाप्राण में आएगा, यहां नहीं आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ये अंतस्थ व्यंजन तो सीधे यहां आ जाएंगे और स यहां आ जाएंगे, लेकिन है हमारा अल्प प्राण में नहीं, महाप्राण में जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।